पिछले ट्यूटोरियल में हमने जिस तरह देखा था कि हमारे पास एक सिंपल तरीका एक पेज को बनाने का ये है कि हम एक नोटपैड ओपन करें और उसमें हम अपने HTML टैग्स को लिख दें और एक वेब पेज को डिज़ाइन करने और उसको डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने का ये सिंपलेस्ट तरीका है। लेकिन जो आपका ये कोड ज़्यादा होता जाता है और आपका जो इसमें टैग्स नंबर ऑफ़ टैग्स ज़्यादा होते जाते हैं तो यही तरीका आपके लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट तरीका बन जाता है। तो इसलिए फिर हम डिफरेंट वेब पेज डिज़ाइनिंग टूल्स का सहारा लेते हैं और ये टूल्स हमारे लिए बेनिफिट ये प्रोवाइड करते हैं कि बहुत सारा जो काम जो कि हम मैनुअली हमें करना पड़ता है वो ये टूल्स ऑटोमेटिकली हमें करके दे देते हैं और बहुत सारा कोड ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास टूल्स में हमारे पास बेशुमार टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो सर फहरिस्त है टूल वो एडोबे का ही फोटोशॉप ड्रीमवीवर टूल है। इसी तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल वेब डेवलपर टूल है और इस तरह NVU है एंड सो ऑन। तो इस तरह हमारे पास बेशुमार टूल्स अवेलेबल हैं जिनमें कि हम अपना एक वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। हम जो आगे जाएंगे हम तो डिफरेंट टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे और उस तरह हमें एक आइडिया भी होगा कि हम एक पेज को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक पेज को डिज़ाइन करने के साथ साथ जिस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है वो उस पेज की डेकोरेशन है, यानी कि उस पेज की खूबसूरती, उसका लेआउट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पेज की खूबसूरती के लिए या उसकी डेकोरेशन के लिए या डिफरेंट वेज जिसमें कि हम टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम कहते हैं कैस्केडेड स्टाइल शीट्स या CSS। और इसी तरह हम एक वेब पेज में डिफरेंट इमेजेस यानी ग्राफिक कंटेंट यूज़ कर सकते हैं और वो इमेजेस हम बना सकते हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर। इसी तरह अगर हम उस पेज में कोई एनिमेशंस या मूवीज़, स्मॉल मूवीज़ रखना चाहें तो वो हम एडोब फ्लैश के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एडोब ड्रीमवीवर भी रिक्वायर्ड होगा, हमें एडोब फोटोशॉप भी रिक्वायर्ड होगा और एडोब फ्लैश भी रिक्वायर हो सकता है। तो ये टूल्स जो हैं वो वेबसाइट के कॉस्मेटिक सेटिंग्स करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्राउज़र और वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर जिस तरह का इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसने के वेब रिक्वेस्ट्स को एंटरटेन करना है या एक आई हुई वेब रिक्वेस्ट का रिस्पांस जनरेट करना है। तो बेसिकली जब आप एक वेब पेज ओपन करते हैं, एक वेबसाइट ओपन करते हैं, तो उस वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में ओपन कर रहे होते हैं। और ब्राउज़र क्या चीज़ है? आपके कंप्यूटर पे पड़ा हुआ एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, ओपेरा भी हो सकता है, मोजिल्ला हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है। तो इस ब्राउज़र को यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं और जब आप नाम लिख के एंटर प्रेस करते हैं तो ये रिक्वेस्ट जाती है एक वेब सर्वर को। वो वेब सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को देखकर आगे वेबसाइट को वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। वेबसाइट आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पांस जनरेट करती है और वो रिस्पांस वेब सर्वर आपको वापस आपके ब्राउज़र में पहुंचाता है। अगर इसका हम डायग्रामेटिक लेआउट देखना चाहें तो बेसिकली ये आपके पास सर्वर कंप्यूटर है और ये आपके पास एक क्लाइंट कंप्यूटर है। क्लाइंट कंप्यूटर में आपके पास एक वेब ब्राउज़र चल रहा है जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, ओपेरा भी हो सकता है, मोजिल्ला भी हो सकता है और गूगल क्रोम एक्सेट्रा हो सकता है। इसी तरह एक सर्वर कंप्यूटर है जो कि दुनिया के किसी कोने में पड़ा हुआ है और इसमें एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जिसका नाम है वेब सर्वर। वेब सर्वर बजाते खुद एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर IIS यानी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज हो सकता है, अपाची हो सकता है एंड सो ऑन। ये जो वेब सर्वर है इसका काम ये है कि ये
इस सर्वर कंप्यूटर में पड़ी हुई डिफरेंट वेबसाइट्स को चलाएं। और वेबसाइट के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस, वेब पेजेस हो सकते हैं। इस तरह ये एक और वेबसाइट है, इसमें डिफरेंट वेब पेजेस हैं। इसी तरह ये एक और वेबसाइट है जिसमें कि हमारे पास डिफरेंट वेब पेजेस हैं। और वेब पेज क्या चीज़ है? ये वही चीज़ है जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में जिस तरह देखा था कि एक पेज जिसके साथ कोई ना कोई एक्सटेंशन होगी, फॉर एग्जाम्पल .html। तो जब आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए कोई काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया और आपने उसके बाद साइन इन का बटन दबाया, तो आपके कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट जाएगी इस वेब सर्वर को। वो सर्वर आपकी रिक्वेस्ट किसी अपनी वेबसाइट को भेजेगा और वो उस वेब पेज पे जाएगी। वो वेब पेज आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जो कि वेब सर्वर को जाएगा, और वो रिस्पॉन्स जो है वो आपके वेब सर्वर आपके सिस्टम पे आप पड़े हुए वेब ब्राउज़र को सेंड करेगा। तो वेब ब्राउज़र उस पेज को आपको डिस्प्ले कर देगा। बेसिकली आपके कंप्यूटर पे जो चीज़ डिस्प्ले होती है वो टैग्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं। यहाँ से टैग्स आपके सिस्टम में डाउनलोड हो रहे होते हैं, आपका वेब ब्राउज़र रिसीव कर रहा होता है और वो पेज आपको ऐसा ऐसा फ्रॉम टॉप टू बॉटम ओपन होता हुआ नजर आ रहा होता है। तो ये एक सिंपल लेआउट है एक सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर में, जब उन दोनों में वेब बेस्ड कम्युनिकेशन हो रही हो। तो क्लाइंट के पास हमेशा वेब ब्राउज़र होगा और सर्वर के पास वेब सर्वर होगा। फिर इसमें एक चीज आती है कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग और क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग में क्या फर्क है। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग का मतलब यह है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि सर्वर कंप्यूटर के ऊपर चल रही हो, और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो एक क्लाइंट कंप्यूटर से आई हुई रिक्वेस्ट को इंटरप्रेट करती है और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करके रिस्पॉन्स वापस क्लाइंट कंप्यूटर को सेंड करती है। तो इसमें ये जो वेब सर्वर है इसमें आपके पास डिफरेंट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिफरेंट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो मैं कुछ यहाँ पे मेंशन करता हूँ। PHP, ASP, ASP.NET, JSP, Perl एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट हमारे पास सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इनमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस कंप्यूटर पर नहीं चल रही, बल्कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी वेब सर्वर पर चल रही है। तो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिर क्या चीज़ है? क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चल रही है, और उसकी एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्लाइंट ही कंप्यूटर पे चल रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब ये जावास्क्रिप्ट चलेगी क्लाइंट के कंप्यूटर पर, तो इसकी एग्जीक्यूशन इस सर्वर से इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि उसके लिए ना ये रिक्वेस्ट की क्वेरी जाएगी और ना ये रिस्पांस आएगा, बल्कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो इसी क्लाइंट के कंप्यूटर पर होगा और वो वेब ब्राउज़र करेगा। तो हर एक वेब ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, और जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है डिफरेंट छोटे मोटे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जिसके लिए कि हम सर्वर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी हम एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो इसमें हमें कॉस्ट पड़ती है, हमारी बैंडविड्थ हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, और जो है टाइम लग रहा होता है, सर्वर की रिसोर्सेज यूज़ हो रही होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोकली सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए फिर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट मोस्टली हम एक पेज को
वैलिडेट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि ये चेक करने के लिए कि यूज़र ने जो इंफॉर्मेशन एंटर की है वो क्या है, ख़ास एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स मीट कर रही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यूज़र ने जहाँ पे नाम एंटर करना था वहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स तो नहीं एंटर कर दिए। और इसके अलावा हम ये चेक कर सकते हैं कि जो यूज़र ने जहाँ पर चीज़ एक एंटर करनी थी वहाँ पर उसने वो चीज़ एंटर की है कि नहीं की, या यूज़र को हम फोर्स करें कि जब तक वो चीज़ एंटर ना करे तब तक हम यूज़र को सर्वर तक एक्सेस ना करने दें। तो इस तरीके से जो क्लाइंट के कंप्यूटर पे जो लैंग्वेज चल रही है उसको हम क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जावास्क्रिप्ट कहते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास, जिस तरह हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो आजकल वर्ल्ड वाइड जो 2 लैंग्वेजेस टॉप पर हैं वो हमारे पास PHP और ASP.NET हैं। ये 2 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि काफ़ी आसान हैं और आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं वेब पेज या वेबसाइट डेवलपमेंट में। तो इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि PHP एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, यानी कि ये इसको कोई ख़ास स्पेसिफिक कंपनी ओन नहीं करती। इसमें बनी हुई वेबसाइट को चलाने के लिए कोई लाइसेंस नहीं परचेज करना पड़ता, और ये फ्री टू यूज़ है, फ्री। इसमें कोई हमें कोई कॉस्ट या कोई उस तरह की चीज़ नहीं पे करनी पड़ती। जबकि ASP.NET जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई लैंग्वेज है। ASP मीन्स एक्टिव सर्वर पेजेस एंड PHP मीन्स हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। और इसी तरह ASP.NET बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की आजकल की लैंग्वेज है जिसमें कि वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। एक मेजर डिफरेंस ASP.NET और PHP में यह है कि PHP प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि PHP विंडोज बेस्ड सर्वर में भी चल सकती है। एक ऐसे सर्वर कंप्यूटर में जिसमें कि सिर्फ लिनक्स चल रही है उसमें PHP चल सकती है, और एक ऐसे सर्वर कंप्यूटर में जिसमें सिर्फ विंडोज चल रही है उसमें भी PHP चल सकती है। जबकि ASP.NET जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, यानी कि ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड सर्वर पे ही चल सकती है, लिनक्स बेस्ड सर्वर पर ASP.NET कंपेटेबल नहीं है। आल्दो कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको हम कहते हैं मोनो प्रोजेक्ट, जिसमें कि लिनक्स के ऊपर ASP.NET इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम हो रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ फीचर्स हमें अवेलेबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि फुली जो कंपेटेबल है ASP.NET वो विंडोज सर्वर के ऊपर ही कंपेटेबल है, वो लिनक्स के ऊपर नहीं है। तो ज़्यादातर कंपनीज की चॉइस PHP है, क्योंकि PHP फ्री है, इसलिए एक कंपनी को लाइसेंसिंग कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ी। ASP.NET फ्री नहीं है, लेकिन इसमें डेवलपमेंट स्पीड ज़्यादा है, तो जो कंपनीज लाइसेंसिंग कॉस्ट पे कर सकती हैं वो ASP.NET की डेवलपमेंट यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट्स बना सकती हैं, लेकिन अगेन दे हैव टू पे द लाइसेंस कॉस्ट। और अगर एक PHP एक कंपनी यूज़ कर रही है तो उस केस में आल्दो थोड़ा सा उसमें जो थ्रूपुट है वो कम होगी, लेकिन उनको जो एक कॉस्ट पे करने वाला, लाइसेंस कॉस्ट पे करने वाला एक ओवरहेड है वो नहीं उठाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम थोड़ा सा ASP.NET में जाएंगे, और मेरे एक अच्छे स्टूडेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि वो मैं उसके लिए एक कॉन्टैक्ट अस पेज का एक ट्यूटोरियल बनाऊं, तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ASP.NET के अंदर एक कॉन्टैक्ट अस पेज डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे।